आज मैं आपको एक ऐसे कविराज शायर की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसकी दास्तान को सुनने के बाद आपकी आंखों से भी आंसू छलक पड़ेंगे। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को वो नगमे दिए हैं जिन गानों में कुछ न कुछ मतलब छुपा हुआ है, और उन गानों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा राज कपूर ने अपनी फिल्मों में किया था। मैं बात करने वाला हूँ आज कविताओं के कविराज शैलेंद्र की, कि ये फिल्मों में क्यों आए और इन्होंने अपनी रेलवे की नौकरी क्यों छोड़ी, और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और शैलेंद्र ने एक ऐसी फिल्म पर पैसा लगाया था जिसकी असफलता के बाद ये इतना टूट गए थे कि शराब के नशे में इतना धुत हो गए थे कि इन्होंने कम उम्र में ही इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया, सारी जमा पूंजी के खत्म होने के बाद। मेरे दोस्तों, कुछ लोग इन्हें शैलेंद्र के नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन जब मैं इनके कुछ चुनिंदा पसंदीदा गाने बताऊंगा तो शायद आप पहचान जाएंगे कि बॉलीवुड में इन्हें कविताओं का कविराज क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको कुछ गानों की लाइनें बताता हूँ जो बहुत ही फेमस हैं। जैसे कि पहला गाना, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ या आसमान का टूटा हुआ सितारा हूँ। दूसरा गाना, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तीसरा गाना, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है पैदल ही जाना है। चौथा गाना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना इसी का नाम है। पांचवा गाना, दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी मुझे तेरा एतबार ना रहा। छठा गाना, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल। सातवां गाना, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच कहते हैं दुनिया वाले कि हम हैं अनाड़ी। आठवां गाना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। नौवां गाना, रुक जा रे ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की बेला। 10वां गाना, खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। मेरे दोस्तों, मैंने इन गानों की लाइनों के बारे में इसलिए बताया है कि ये गाने जितने उस ज़माने में फ़ेमस थे उतने ही आज भी फेमस हैं। इन गानों को जो एक बार सुन लेता है वो दोबारा ज़रूर सुनता है। इन आसान नगमों के पीछे कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर छुपा हुआ है। आज के ज़माने की तरह ये गाने नहीं हैं जिनके पीछे कुछ मतलब ना हो। तो आज मैं कविराज की पूरी दास्तान सुनाने वाला हूँ। तो सुनते रहिए बॉलीवुड के दीवानों। मैं हूँ आपका दोस्त सलमान कुरैशी, सुनाता हूँ वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और शैलेंद्र की रोशन ज़िंदगी के बीते हुए लम्हों को जान लेते हैं। तो दिल थाम के सुनिए मेरे दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग दास्तान होने वाली है जिसे सुनने के बाद आपका दिल भी दर्द के समंदर में तैरने लगेगा। शैलेंद्र का जन्म रावलपिंडी में 30 अगस्त 1923 को हुआ था। उनके पिताजी फौज में थे, मगर शैलेंद्र का परिवार बिहार के भोजपुर गांव का था। शैलेंद्र के पिता की रिटायरमेंट के बाद वो अपने एक दोस्त के कहने पर मथुरा में बस गए थे, लेकिन शैलेंद्र कॉलेज के ज़माने से ही कविताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेने लगे थे। कविता लिखने का शैलेंद्र को बहुत शौक था, इसीलिए 1942 में कॉलेज के कुछ साथियों के साथ उन्होंने भारत छोड़ो के आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ गया था। जेल से छूटने के बाद शैलेंद्र के पिता बहुत नाराज़ थे। उन्होंने कहा, इन सब चीज़ों से तुम्हारा घर नहीं चलेगा, तुम्हारा घर काम से चलेगा, पैसों से चलेगा, इसीलिए तुम काम तलाश करो। शैलेंद्र ने छोटा मोटा काम किया और उसके साथ रेलवे की परीक्षा भी पास कर ली। तब उनकी पोस्टिंग झांसी में हो गई थी, रेलवे ऑफिसर के तौर पर। फिर कुछ साल बाद शैलेंद्र की पोस्टिंग
मुंबई रेलवे में हो गई थी। शैलेंद्र की बेटी अमला बताती हैं कि बाबा हमें अक्सर बताया करते थे कि मैं मुंबई रेलवे में काम तो करता था, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। मैं अक्सर एक पेड़ के नीचे कविता लिखा करता था। तब कुछ मेरे साथी आकर मुझसे कहते थे, कविराज, कविता लिखने से घर नहीं चलेगा, काम करने से घर चलेगा। काम करो शैलेंद्र, काम। अमला आगे बताती हैं, बाबा ने 1947 की आज़ादी के वक्त एक कविता लिखी थी, जलता है पंजाब। उस कविता को एक सम्मेलन में गाया जा रहा था। उस जलसे में राज कपूर भी बैठे हुए थे। जब उन्होंने इस कविता को सुना तो वो बाबा से मिले। उस वक्त राज कपूर 23 साल के थे और आग फिल्म को बनाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्होंने बाबा से कहा कि मुझे इस फिल्म के लिए कुछ गीत चाहिए, जिसके लिए मैं आपको कुछ पैसे भी दूंगा। तब बाबा ने राज अंकल से कहा था, मैं पैसों के लिए नहीं लिखता हूँ, ये मेरा शौक़ है। फिर बाबा ने राज अंकल को कुछ गीत भी लिखकर दिए थे। मगर जब बाबा की शादी हो गई थी तो उनका परिवार बढ़ गया था। हम 5 बच्चों की जिम्मेदारी भी बाबा पर आ चुकी थी। उन्हें पैसों की तंगी महसूस होने लगी थी। इसीलिए उन्होंने राज अंकल से फिर मुलाकात की। तो उस वक्त राज कपूर साहब फिल्म बरसात बना रहे थे। फिल्म पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। इसीलिए राज अंकल ने कहा कि सिर्फ इस फिल्म में 2 गाने की गुंजाइश है, अगर आप लिख दे तो। तब बाबा ने लिखा था गाना, बरसात में हमसे मिले तुम, तुमसे मिले हम, सजन बरसात में। दूसरा गाना लिखा था, पतली कमर है तिरछी नज़र है। ये दोनों गाने बहुत चले थे बरसात फिल्म में। तब शैलेंद्र और राज कपूर बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर शैलेंद्र ने लिखा था गाना आवारा फिल्म के लिए। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ या आसमान का टूटा हुआ सितारा हूँ, इस गाने से और इस फिल्म से राज कपूर की एक अलग ही पहचान बन गई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसी फिल्म की कामयाबी के बाद राज कपूर ने शैलेंद्र को नाम दिया था कविराज, यानी कविताओं का राजा। फिर राज कपूर हमेशा शैलेंद्र को कविराज कहकर ही बुलाया करते थे। राज कपूर और शैलेंद्र की दोस्ती 16-17 साल तक चली थी, फिल्म मेरा नाम जोकर तक। कविराज शैलेंद्र अपने हालात को, अपने बीते हुए कल को, अपने गुजरे हुए कल को कागज़ पर उतार दिया करते थे। लेकिन एक बार म्यूज़िक कंपोज़र शंकर जयकिशन, जो बहुत ही उम्दा संगीत दिया करते थे फिल्मों में, ज़्यादातर ये म्यूज़िक जोड़ी राज कपूर की फिल्मों में ही नज़र आया करती थी संगीत के तौर पर। मगर कुछ बातों से उनका कुछ मनमुटाव हो गया था संगीत और गानों को लेकर। इसलिए इन दोनों कंपोज़र ने दूसरे लेखक को अपॉइंट कर लिया था गीत लिखने के लिए। जब ये बात शैलेंद्र को पता चली तो उन्होंने कंपोज़र शंकर जयकिशन को एक नोट लिखकर भेजा, जिसमें लिखा था, छोटी सी ये दुनिया, पहचाने से रास्ते, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। ये अल्फाज पढ़ते ही शंकर जयकिशन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने शैलेंद्र से अनबन खत्म करके अपनी दोस्ती वापस से कायम कर ली थी और इनका दोस्ताना आखिरी दम तक कायम रहा था। फिर एक बार शैलेंद्र की सफलता पर लेखक साहिर लुधियानवी ने भी स्टेज पर फिल्म फेयर अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था और कहा था, इस अवार्ड के असली हकदार तो कविराज शैलेंद्र हैं। मुझसे बेहतर तो शैलेंद्र गाने लिखते हैं। और ये बात सच भी थी कि शैलेंद्र के गाने आज के लोग भी सुनते हैं और गुनगुनाते भी हैं, जिनमें कुछ ना कुछ मीनिंग ज़रूर छुपी रहती है। अब हम बात करेंगे शैलेंद्र की बर्बादी के बारे में। शैलेंद्र की बेटी अमला बताती है कि तीसरी कसम फिल्म बनाने के बाद बाबा एकदम टूट गए थे। वह बहुत ही भावुक इंसान थे। तीसरी कसम को बनाने के बाद उन्हें बहुत ठेस पहुंची थी,
क्योंकि तीसरी कसम फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। बहुत नुकसान हुआ था क्योंकि फिल्मी कारोबार से बाबा का पहली बार वास्ता पड़ा था। अमला ये भी बताती हैं कि शैलेंद्र की मौत फिल्म की नाकामी से नहीं हुई थी और लोग यही सोचते हैं कि शैलेंद्र की मौत फिल्म की नाकामी की वजह से हुई थी क्योंकि वो कर्जे में डूब गए थे और शराब पीने लगे थे। बल्कि सच तो ये है कि तीसरी कसम फिल्म को जब 1966 में रिलीज़ किया गया था तो इस फिल्म पर बाबा ने सारा पैसा खर्च कर दिया था, लेकिन उन्हें कुछ लोगों ने धोखा दिया था क्योंकि बाबा को फिल्मी कारोबार के बारे में ज़रा भी पता नहीं था। इसमें हमारे रिश्तेदार, बाबा के दोस्त और भी कई लोग शामिल थे। बाबा को पैसे की कमी तो नहीं थी, लेकिन वो कुछ लोगों के धोखे से टूट गए थे। जबकि बाबा को फिल्मों में सबसे ज़्यादा पैसे मिलते थे गीत लिखने के लिए। बाबा ने कभी भी पैसों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो तो अपने काम से मोहब्बत करते थे। जो लोग ये सोचते हैं कि शैलेंद्र की मौत पैसों की वजह से हुई थी, वो लोग गलत सोचते हैं, जबकि उनकी मौत का असली कारण था धोखा, जिसकी वजह से बाबा शराब ज़्यादा पीने लगे थे। मगर ये बात अलग है कि तीसरी कसम फिल्म को बाद में कल्ट क्लासिक फिल्म कहा जाने लगा था। ये फिल्म बाद में लोगों को बहुत पसंद आई थी। तीसरी कसम फिल्म में हीरो थे राज कपूर, हीरोइन थी वहीदा रहमान और इस फिल्म को बेस्ट डायरेक्शन दिया था बासु भट्टाचार्य ने और इस फिल्म को लिखा था पनीश्वर नाथ रेणु ने और इस फिल्म के गानों को म्यूज़िक दिया था शंकर जयकिशन ने। मगर तीसरी कसम फिल्म के गानों को लिखा था शैलेंद्र ने और हसरत जयपुरी ने। इन दोनों लेखक ने मिलकर लिखा था इस फिल्म के गानों को। इस फिल्म के वो दो गाने जिसे आपने कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो ज़रूर सुना होगा। पहला गाना सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। दूसरा गाना पान खाएं सैया हमारो। इस फिल्म के गाने, डायरेक्शन, स्टोरी सब कुछ अच्छा था, मगर ये शायद गलत वक्त पर रिलीज़ हो गई थी, इसलिए उस ज़माने में ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। मगर बाद में ये फिल्म कल्ट क्लासिक कहलाई थी। फिर 14 दिसंबर 1966 को ही शैलेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था 43 साल की उम्र में ही। मगर उस दिन राज कपूर साहब का जन्मदिन था। ये भी एक दिलचस्प इत्तेफाक था, कोइंसिडेंस था। उस दिन राज कपूर ने जन्मदिन ना बनाकर अपने दोस्त के लिए कहा था। मेरे दोस्त ने जाने के लिए कौन सा दिन चुना, किसी का जन्मदिन, किसी का मरण दिन। कवि था ना, इस बात को खूब समझता था। अब आप सोच रहे होंगे कि शैलेंद्र जब 1966 में एक्सपायर हो गए थे तो फिर उन्होंने फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए गाने कैसे लिखे तो 1970 में। दरअसल राज कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर की स्टोरी पहले ही लिख चुके थे, लेकिन फिल्म बनाना उन्हें बाकी था। इसीलिए शैलेंद्र ने उनके लिए बहुत से गाने पहले से ही लिख दिए थे। इसीलिए राज कपूर अपनी कामयाबी की वजह मुकेश की आवाज़ और शैलेंद्र के लिखे हुए गानों को मानते थे। शैलेंद्र तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री को दे गए 800 गीत, नगमे, जो हमेशा उनकी याद दिलाने के लिए मौजूद रहेंगे। वो तराने जिन्हें शिद्दत से लिखकर मोहब्बत से गाया गया। इस महान लेखक के लिए एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों। तो चलिए मुलाहिज़ा फरमाते हैं। कविताओं के राजा थे, अल्फाजों के बादशाह थे। कविताओं के राजा थे, अल्फाजों के बादशाह थे। आसान लफ्ज़ों में लिखते थे, हर गीत में दर्द और हालात मिलते थे। आसान लफ्ज़ों में लिखते थे, हर गीत में दर्द और हालात मिलते थे। इसीलिए शैलेंद्र को कविताओं का कविराज कहते थे। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप लोगों को शैलेंद्र के लिखे हुए गानों में मीनिंग मिलती है या नहीं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दिलचस्प दास्तान को लेकर। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां।
वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम फिर मिलेंगे।